Hello everyone, I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the third part of money and credit. Dear students, in this section we will read about the different sources of credit. हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके थ्रू हम क्रेडिट कलेक्ट कर सकते हैं. And in that part we will see about the formal and informal sectors of loan, as well as we will focus on the differences between formal and informal sources of credit, and we will see the importance of cheap and affordable credit, and in last we will get an information regarding self-help group, need of self-help group, and the importance of self-help group. And we will also focus on the Grameen Bank, which was established in Bangladesh, and it's important. Okay, now I am going to start with the different sources of credit. Dear students, the various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. बच्चों, आज के समय में हम अगर ऋण की बात करते हैं तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ऋण को प्राप्त करने के लिए जो हमारे सोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. पहला है फॉर्मल सेक्टर लोन, औपचारिक क्षेत्र ऋण, और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन, दैट इज अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण. द सोर्स ऑफ क्रेडिट, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द फॉर्मल सेक्टर लोन. बेटा, फॉर्मल सेक्टर लोन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसको आप समझिएगा. फॉर्मल सेक्टर लोन में हम जो बैंक होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, उसकी हम अगर बात करें तो वो फॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करने वाले हमारे सोर्सेस होते हैं. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू हम अगर लोन लेना चाहते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत जो देने वाले हमें लोन देने वाले लोग होते हैं वो मनी लेंडर्स होते हैं. ठीक है, हमें मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं. इनसे अगर हम कोई लोन गेन करते हैं तो सच टाइप ऑफ सोर्सेज विल बी द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन. ओके, ये हमारे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के हिस्सा होता है. नाउ विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्मल सेक्टर लोन. द सोर्स ऑफ क्रेडिट विच इज सुपरवाइज्ड बाय एनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is known as formal source of credit. ये कहता है कि ऐसे सोर्स ऑफ क्रेडिट जिसे भारतीय रिजर्व बैंक उसकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, उसके औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, ये उस कैटेगरी में आता है फॉर्मल सेक्टर की. एंड इन दिस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपेरेटिवली लो. बच्चों, हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखता है, लेकिन वो हमें जो लोन देता है, तो हम अगर तुलना करें कि वो जो लोन हमें देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, तो हम देखेंगे कि वो इनफॉर्मल सेक्टर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी कम है. एंड इट इंक्लूडेड द लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. जैसा मैंने आपको बतलाया कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन हैं हम बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से गेन करते हैं. तो ये था फॉर्मल सेक्टर की इंफॉर्मेशन. नाउ विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनफॉर्मल सेक्टर. द सोर्स ऑफ क्रेडिट विच इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय एनी एजेंसी. ऐसा सोर्स ऑफ क्रेडिट जिसको किसी भी एजेंसी के थ्रू सुपरवाइज नहीं किया जा सकता, नोन एज इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, उसे अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण लेने वाले सोर्स के तौर पर देखा जाता है. And in these sources of credit, the rate of interest is comparatively high. और इसमें जो हमें ऋण मिलता है वो ऊंची दरों पर मिलता है. ठीक, and it included the loan taken from money lenders, relatives and friends etc. So these are the different sources of credit. बेटा, this is a very important part of this chapter. बेटा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जनरली मैंने देखा है कि इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. Dear students, you can see this is a graph which is related to sources of credit per rupees 1000 of rural households in India, which is based on 2012.
बच्चों, ये जो ग्रामीण परिवार के जो साख के स्रोत है, जो ग्रामीण परिवार होता है ना, वो ज़्यादातर कैसे, किससे अपने उधार लेता है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बतलाया गया है कि जो 2% है, 1% है, वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है। ठीक है। 25% जो लोग हैं वो आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या बैंक के थ्रू गेन कर रहे हैं। 25% कमर्शियल बैंक के थ्रू गेन कर रहे हैं। 5% अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के नाम पर जो है उनसे गेन कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड से 1% लोग आज ले रहे हैं। गांव में आज ही मनी लेंडर साहूकार जो हैं उनसे 33% लोग ले रहे हैं। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से 8% लोग आप लेकर के अपना काम चला रहे हैं। एंड अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के थ्रू दे आर गेटिंग द 2% पीपल, दे आर कलेक्टिंग देयर क्रेडिट्स, दे आर गेटिंग देयर क्रेडिट्स थ्रू द अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, जो अनौपचारिक संस्थाएं होती है, ठीक है, गैर संस्थाएं जो होती है उनके थ्रू ये लोन ले रहे हैं। तो ये सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है जो रूरल हाउस होल्ड के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we can understand, you can see the differences between formal and informal sources of credit। बच्चों, मैंने आपको तो ये समझा चुका हूँ, लेकिन एक पॉइंट वाइज जो इसको एक्सप्लेन किया है उसको भी हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। फर्स्टली, you may see in the column of formal sources of credit, number 1, these sources of credit supervised by RBI। ओके, या RBI के थ्रू इसको सुपरवाइज किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में दिस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर नॉट सुपरवाइज बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई साहूकार है, मनी लेंडर है, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, अगर आप रिलेटिव्स हैं इनसे लेंगे तो वहाँ कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसको सुपरवाइज नहीं करेगी। अगर कोई बैंक आपसे, एक जो RBI सुपरवाइज कर रही है, कोई बैंक आपसे उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल नहीं सकती जो कि RBI की गाइडलाइन में। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? फॉर्मल का। और इनफॉर्मल में कोई सुपरवाइज नहीं करता है। नंबर 2, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, एंड इन इनफॉर्मल सोर्सेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। समटाइम्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क, ओके, ये पूछा जा सकने वाले प्रश्नों में शामिल है। फॉर दिस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कोलेटरल इज कंपलसरी। एक बात ध्यान रखनी है, while you want to get a loan through formal source of credit, formal sectors, so you have to submit your collateral, that is compulsory to get loan, okay? But for this source, I'm telling about the informal sources. For these sources of credit, collateral is not compulsory। यहाँ पर collateral जो है बेटा वो compulsory नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं आपको कोलेट्रल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेट्रल मतलब जो गिरवी रखने की बात की जा रही है, हम उस संबंध में बोल रहे हैं, कोलेट्रल। इन फोर्थ पॉइंट ऑफ फॉर्मल सोर्स, मोस्ट ऑफ रिच, बिजनेस क्लास एंड मिडिल क्लास यूज दिस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू टेक लोन। बेटा एक बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि अर्बन एरियाज़ में मोस्ट जो रिच और बिजनेस क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं वो फॉर्मल सोर्सेस के थ्रू ही लोन गेन करते हैं। जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, द मोस्ट ऑफ पुअर पर्सन लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स एंड लेबरर्स यूज दिस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू टेक लोन। ये लोग इनफॉर्मल सोर्सेज के थ्रू लोन लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, है ना, और व्यापारियों से लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं। तो ये गरीब जो तबका होता है, पुअर पर्सन जो होते हैं, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। जबकि रिच बिजनेसमैन जो है, आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आप देखते भी हैं कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब बैंक से लोन लेते हैं, फॉर्मल सोर्सेज से लोन कलेक्ट करते हैं। And the fifth sentence of formal sources of credit is related to it included the loan taken from banks and cooperatives।
ओके, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं बैंक और कॉर्पोरेटिव से. एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, इट इंक्लूड द लोन टेकन फ्रॉम लैंड ओनर्स, friends and relatives. So I hope you understand the differences between formal and informal sources of credit. Now this is a very important slide. Again you are watching the important slide, and you have to understand about this explanation, the importance of cheap and affordable credit. सस्ता और जो आसानी से मिल जाने वाला जो क्रेडिट होता है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्यों ज़रूरी है. बेटा मैंने लास्ट सेशन में आपको डेब्ट ट्रैप के बारे में भी बतलाया था, आप उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, बिकॉज किसी भी देश के विकास के लिए चीप और अफोर्डेबल, सस्ता और सहनवहनीय जो क्रेडिट होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. Number 1, more lending would lead to higher incomes and encourage people to invest in agriculture, engage in businesses, and set up a small industry. Definitely, if you will get the loan on cheap and affordable rate of interest, definitely you will invest a lot of money in your business. You will establish your business. You will set up your small industry, as well as you can invest in agriculture purpose. So it will lead to higher income. ये आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए मदद भी करेगा. Number 2, cheap credit will enable more investment. Definitely this leads to acceleration of economic activity. जब सस्ता और सुलभ तरीके से हमें कम दर पर ब्याज मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करेगा, तेज़ी से बढ़ाएगा. क्यों? क्योंकि हम कम दामों में ब्याज मिलने की वजह से हम उसको अब इन्वेस्ट करेंगे अपने ट्रेड में, बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री सेक्टर्स में, अपनी एग्रीकल्चर में. तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा. चीप क्रेडिट वुड आल्सो अलाउ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू एक्सेस फॉर्मल सेक्टर टू ऑफ लेंडिंग एंड गेट रीड ऑफ फार्मर फ्रॉम इनफॉर्मल मनी लेंडर. बच्चों अगर चीप रेट पर हमें मिल जाता है तो जो सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है वो भी फॉर्मल सेक्टर तक इस लोन को लेने के लिए वो एक्सेस करेगा, इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा. और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वे लोग जो इनफॉर्मल मनी लेंडर, इनफॉर्मल सेक्टर में जो जिनके चंगुल में फंसे हुए थे वो उससे मुक्त होने लगेंगे और धीरे धीरे उनकी जो डिपेंडेंसी है उनकी तरफ से ख़त्म होने लगेगी. और अब वो डेब्ट ट्रैप के नाम के जो अभी मैं बात करूँगा नेक्स्ट सेंटेंस में, उससे भी वो छूट जाएंगे. अफोर्डेबल क्रेडिट वुड आल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप. हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट सेशन में भी दिया था कि डेब्ट ट्रैप किस तरह से स्वप्ना जो थी वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी और उसे अपना एक पीस ऑफ लैंड को भी सेल करना पड़ा था. तो ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है. चीप एंड ईजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट would inspire better investment in technology and thus increase competition. बिल्कुल ठीक है कि ये अगर चीप और इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम लोन मिल पाता है तो हम इसका इन्वेस्टमेंट न्यू टेक्नोलॉजी में करेंगे और साथ ही ये जब हम नई टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करेंगे दस इंक्रीज कंपटीशन, और ये हमारी जो प्रतिस्पर्धा है हमें उसमें लाने की, उसमें खड़ी करने के लिए ये हमें बड़ी मदद करेगा. और आज हम विश्व की समस्त प्रतिस्पर्धाओं में अपने आप को शामिल कर पाएंगे. सो द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट स्पेशली इन रूरल एरियाज. इसलिए आज गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है उसको रूरल एरियाज़ में वो इस्टेब्लिश करे. ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के आसपास में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश करे ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो चीप रेट पर, अफोर्डेबल रेट पर वो वहाँ से लोन या क्रेडिट को गेन कर सके. सो these are the importance of cheap and affordable credit. Now dear students, we have to see about the self-help group. Okay, a group of 15 to 20 poor villagers, especially women, who regularly pull money at regular intervals to meet the requirement of money in future at a very low interest rate is known as self help group. बच्चों
आपने गांव में जो स्व सहायता समूह के बारे में जरूर सुना होगा। निर्धनों का जो स्व सहायता समूह होता है उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि भारत के सभी ग्रामीण बैंकों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, और जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर के जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेना है उसकी तुलना में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो बैंक से कर्ज लेने के लिए क्योंकि हमें कोलेटरल की ज़रूरत होती है और वो हमें मिल नहीं पाता, इस वजह से तो क्या हुआ कि लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश किया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब विशेष करके गरीबों में महिलाओं को छोटे छोटे स्व सहायता समूह को उन्होंने संगठित करना शुरू किया, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा पूंजी जो है बचत करके एकत्रित करने का काम शुरू किया, और उन्होंने अपना एक अकाउंट बैंक में खुलवा लिया। अब कुछ समय बाद उस बैंक के अकाउंट में इतना रुपया हो जाता है कि बैंक अब उन्हें कुछ लोन देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये जो अब है वो बैंक के थ्रू जो लोन मिल रहा है उसके थ्रू अब अपना वर्क को वो स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाए या आपस में ही किसी को ज़रूरत पड़ने पर पैसों की उसकी जो कमी है उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया। नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया, नंबर ऑफ बैंक्स आर वेरी लेस इन रूरल इंडिया। To get a loan from a bank is more difficult to common people, and the absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. मैंने आपको ये सारा अभी एक्सप्लेन किया बेटा। And the rate of interest is very high in informal source of credit. अगर उसे बैंक से लोन नहीं मिलता है तो साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करता है। ओके, so people have tried out some newer ways of providing loan to the poor, that's our self help group. तो इस तरह से मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब वो गरीबों की अपने ही ग्रुप में जो लोग हैं गरीब उनकी वो मदद लोन दे करके करना शुरू किया। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की नीड है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट। Why? Because the members can take loan from the groups to meet their daily needs. अब यहाँ पर जो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जो गरीब आदमी हैं वो इनसे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर उस ग्रुप से लोन ले सकता है। एंड ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन आर टेकन बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब जो भी लोन वो दिया जाना है या लिया जाना है, अब वो सभी के सभी निर्णय जो है समूह के स्वयं सदस्यों के द्वारा लिए जाने लगे कि भाई इस ऋण का क्या लक्ष्य होगा, उसकी जो रकम होगी, उसका जो ब्याज मिलेगा, वापस लौटाने की अवधि कैसी होगी, कब कब दिया जा सकता है, किस किस को दिया जाना है। तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है अब या निर्णय है ये समूह में बैठ कर के लोग लेने लगे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी बुक में पेज नंबर 51 में दी हुई हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। आप बांग्लादेश में एक जो ग्रामीण बैंक है उसकी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, पर इसके पहले मैं आपको कुछ जो फंक्शनिंग है उसको भी मैं बतला दूं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। दी सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प borrowers ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, मैंने जो आपको इसके बारे में बतलाया था कि कोलेट्रल की समस्या के कारण वो सबसे ज़्यादा परेशानी, तो ये फंक्शनिंग को समझिएगा। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट। The regular meeting of the self-help group provided a platform to discuss and act on the variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. Now, dear students, you can understand if you want to learn more thing about this one, so you can visit
in the page number 51 of your textbook, and you can see so many information in that page. Now in last, I am going to explain about the Grameen Bank of Bangladesh. Dear students, Professor Muhammad Yunus was the founder of Grameen Bank. This is most important. It can be asked for 1 mark. Was the founder of Grameen Bank of Bangladesh. So the answer will be Professor Muhammad Yunus. Dear students, Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success story in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. जो बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक की स्थापना है उसमें उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण की ज़रूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है ग्रामीण बैंक का. Started in 1970 as a small project, Grameen Bank in 2018 had over 9 million members. ठीक है बेटा, इतना 9 मिलियन मेंबर्स जो है आज के समय में 2018 के इसके फिगर्स के हिसाब से 9 मिलियन मेंबर्स इसके हो चुके हैं. एंड अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश. और इसकी जो शाखाएं हैं लगभग 81,600 विलेजेस में फैल चुकी है. ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर आर वीमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसमें जो ज़्यादातर महिलाएं बेटा जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है. दिस बोरोवर हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. इन्होंने इन कर्जदारों ने दिखा दिया केवल गरीब महिलाएं ही भरोसेमंद कर्जदार हैं. न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी छोटी आय वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कंडक्ट कर सकती है, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है और उसे आगे ले जाने में भी वो सक्षम है. तो इस तरह से इस चैप्टर से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन किया. एंड दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट. मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, हर एक इम्पॉर्टेंट मैटर को आपको डिस्कस किया है, आपको समझाने की कोशिश किया है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.